अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। जॉन एलिया का मशहूर शेर है कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। लगता है कि मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी भी इस शेर की तस्वीर बनी हुई है। अगर किसी ने मजीद विजुअलाइज करना हो तो वर्ल्ड रेसलिंग का रॉयल रंबल देखे, जहां दर्जन भर रेसलर एक साथ रिंग में मौजूद होते हैं। पहली कोशिश ये होती है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है दूसरे सब मिलकर उसको मुकाबले से बाहर करें। एक बार ये हो जाए तो फिर 2 या 3 ग्रुप बन जाते हैं जो एक दूसरे को रिंग से बाहर फेंकते हैं। आखिर में जो 2 बचते हैं उनके दरमियान मुकाबला बड़ा सख्त होता है। ऐसा ही कुछ काम हमने 13 जमाती इत्तेहाद में देखा। उन्होंने पहले पीटीआई के साथ ऐसा किया। पीटीआई को रिंग से बाहर करने के बाद अब टाइटल के लिए एक दूसरे से उलझ पड़े हैं। 2 ग्रुपों में तकसीम है, एक की क़यादत नून लीग और दूसरे ग्रुप की क़यादत पीपल्स पार्टी कर रही है। कई दिनों तक हुआ कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। ये तीर चलाए गए, हवा में तीर चलाए गए, लेकिन बिल आखिर पता चला कि वो तीर हदफ पर ही थे और पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रही थी वो मुस्लिम लीग नून के लिए कर रही थी। और लेवल प्लेइंग के हुसूल के लिए अब आसिफ जरदारी साहब को फार्मूला बनाने की पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त की है। इस हवाले से कल और बिलावल भुट्टो ने दिलचस्प गुफ्तगू की है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए, इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। अगर नून लीग ने बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता। महंगाई है वो पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़ा इशू है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा कौन सा मार्च चल रहा है, कैदी नंबर फला फला का आजकल का क्या ड्रामा है। दूसरी तरफ नून लीग सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि नवाज शरीफ की वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल को यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी से बराह रास्त उलझने के बजाय नून लीग, एमक्यूएम और दीगर जमातों की हौसला अफजाई कर रही है। यही वजह है कि आज फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी के खिलाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचे, जबकि नून लीग ने अपने पंचिंग बैग मुतय्यन कर लिए हैं और बयानिए को हतमी शक्ल दे दी है, जिसको लेकर साहब ने पार्टी टिकट होल्डर्स को कामयाबी की जमानत दी है। आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। नवाज शरीफ लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज। आलाकार कौन है? साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। कत्ल जो मुजरिम जो है उससे बड़े मुजरिम ये लोग हैं। ये लोग काबिल माफी नहीं है। ये नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है, लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। हम मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। मुस्तकबिल के पावर कंटेंडर्स अपने अपने बयानिए बना रहे हैं, लेकिन $1 मिलियन सवाल यह है कि क्या अवाम रॉयल रंबल के तमाशाइयों की तरह इस पावर पॉलिटिक्स की दाद भी देंगे? क्योंकि आम आदमी का असल मसला महंगाई, बिजली के बिल और अपने बच्चों का मुस्तकबिल है। क्या इस हवाले से किसी जमात के पास कोई काबिल अमल हल मौजूद है या रिवायती कुर्सी की जंग है? इसके अलावा आखिर में हम कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा के पीछे भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के शवाहिद मिलने पर भी बात करेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के क्योंकि वहाँ पर जो सिख जो उनके शहरी हैं उनका कत्ल हुआ है उसके अंदर रॉ इन्वॉल्व है। पाकिस्तान कई सालों से दुनिया को बावर करवा रहा है कि मुल्क में होने वाली, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे रॉ का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इंडिया पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब कनाडा के वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया है, क्या आलमी ताकतें कनाडा में होने वाली इस दहशतगर्दी के इक़दाम से सरफ़ नज़र कर सकेंगी? इन तमाम मामलात पर हम आज बात करेंगे। अपनों का तारुफ़ करा दूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, सीनियर सियासतदान हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, आपका बहुत शुक्रिया राना साहब। मैं ज़रा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब आपसे जो है ना गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बिलावल साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, मियाँ साहब का भी एहतसाब का नारा है, पीटीआई का भी जो है वो रूल ऑफ लॉ का नारा है। मुझे बताएं कि ये जेन्युइनली आपको लगता है कि ये तीनों जमातों की, मैं बड़ी जमातों की बात कर लेता हूँ,
ये वाकई अवाम के राइट्स की लड़ाई हो रही है या रॉयल रंबल ही हो रही है कि एक को उठा के फेंकें और कुर्सी किसी तरह मिल जाए, टाइटल मिल जाए, फिर देखेंगे क्या करना? आदिल भाई, आपने बिल्कुल ठीक तशबीह दी अपने इंट्रो में रॉयल रंबल के साथ कि एक सर्कस है और उस सर्कस में तमाम सियासी जमातों का इस वक्त हदफ एक ही है और वो है कि किसी तरीके से इक़्तिदार हासिल किया जाए। वो अंग्रेज़ी में एक और मुहावरा है जो ऐसी सूरत हाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। कि एब्सर्डिटीज़ की इतनी इंतहा होती है कि लोग ये हैरान और परेशान होते हैं कि किसकी बात को सच माने, कि कल तो तुम्हारा कहना ये था, आज तुम्हारा कहना ये है और परसों और होगा। अब ये जमातें जो बयानिया कायम करने की कोशिश कर रही हैं, अब जिस तरह मियाँ साहब का भी आपने क्लिप दिखाया, अब अगर मियाँ साहब ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा का एहतसाब हो तो फिर उनसे एक सवाल तो बनता है कि जनाब फिर आपने एक्सटेंशन उनको क्यों दी? I was about to say. अगर बिलावल साहब ये तकाजा कर रहे हैं, वो एक शेर अगर आपकी इजाजत तो वो शेर है ना कि कब खुला तुझ पर ये राज, इनकार से पहले के बाद। जी फिर बिलावल साहब का ये तकाजा मुस्लिम लीग नून से कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें दी जाए, यानी कि ये तकाजा ईसीपी से किया जा सकता था, ये तकाजा निगरान हुकूमत से किया जा सकता था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये तकाजा इस्टेब्लिशमेंट से किया जा सकता था कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, मुस्लिम लीग नून से तकाजा। फिर उसके बाद MQM का फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जमातें लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। इस वक्त कबूलियत की एक दौड़ है। पीपल्स पार्टी को यह लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की कबूलियत हो चुकी है, MQM को यह लग रहा है कि सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी की कबूलियत हो चुकी है, तो हमारा हिस्सा कहां? सब अपने अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। PTI कि सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि इनकी कबूलियत क्यों हुई है, हमें भी रास्ता दिया जाए, हम तो आपके महबूब तरीन थे। तो गुजारिश ये है कि सियासतदान सियासत को इतना बेमानी ना करें कि पिछले 3 सालों में तमाम जमातें हुकूमत में रही हैं। PTI हुकूमत में रही, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, JUI हुकूमत में रही, ANP हुकूमत में रही। आप पाकिस्तान में सियासी किसी जमात का नाम लें और वो पिछले 3 सालों में हुकूमत में थी। उनके अपने मसाइल तो हुए, उनके जो अकाउंट फ्रीज थे वो डी फ्रीज तो हुए, अपने मुकदमात भी खत्म हुए, अवाम के मसाइल कहाँ खत्म हुए? अवाम के मसाइल तो अब सियासतदानों के लिए अहमियत रखते ही नहीं है। सियासी मंशूर की बात कहाँ गई? क्योंकि देखिए ना, मैं ये समझने से कासिर हूं कि या तो हो ना, ठीक है आप इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म करें कि जी चूंकि आपकी गवर्नेंस ऐसी थी या आप हमने मिनिस्ट्रीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने नहीं किया, नून लीग को आप ये क्रिटिसिज्म करें। ये ओवरनाइट आप अगर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो जो खेल जारी था, जो जारी है जमानों से इस मुल्क में, तो आप उसके शरीके जुर्म रहे हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट से करीब जा रहा है या कोई दूर जा रहा है, ये दिहाइयों से ये काम चलता रहा है। अच्छा। तो आप अवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं कि आज इनके करीब हो गए, आज उनके करीब हो गए, आज उनके करीब हो गए, और आप अवाम मान लेगी। देखिए आजकल के दौर में तो बिल्कुल ये तवक्को करने वाला शख्स, जो ये शख्स समझता है कि अवाम को समझ नहीं आ रही, वो खुद बेवकूफ है। एक आम आदमी भी, आदिल भाई, अगर रात को सोता है तो वो सोने से पहले 2 प्रोग्राम टीवी के देखता है और 5 प्रोग्राम यूट्यूब पे देखता है। आज के दौर में आप ये तवक्को ना करें कि लोगों को ये चीजें नजर नहीं आ रही। और फिर सियासतदानों को इस चीज के ऊपर भी हम तो आदिल भाई कई, अब पीपल्स पार्टी की जिस तरह एग्जांपल ले लें, एक तारीख थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन की खालिक जमात है, सब जमातों ने मिलकर इलेक्शन के इल्तवा में अपना किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया मरदमशुमारी के लिए कि ताकि इलेक्शंस मुलतवी हो जाए। तो ये सियासी जमातें जो हमें सुबह शाम जमहूरियत का भाषण देती हैं, शाम ढलने के बाद इनका किरदार क्या होता है? नारा नया ले आए, मतलब कोई नई चीज ले आए मार्केट में बेचने के लिए, इल्जामात से काम नहीं। और आदिल भाई, अलमिया ये है कि मुल्क एक ऐसी नहज में पहुंच चुका है कि हमें बहुत गैर मामूली हालात का सामना है। आपने वो ट्रूडो साहब की वो वीडियो दिखाई, हमारे यहाँ को इस चीज के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, हम तो सियासी धींगा मुश्ती में मसरूफ हैं। सर, इंडिया में G20 पे बैठ के भी कहा कि जो हमारे शहरी का मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हिंट तो दे रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी हर मुल्क की बताती हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस किस डायरेक्शन पर है। जहाज, उन्होंने कहा आप हमारा जहाज ले जाएं, उनका जहाज खराब हो गया। नहीं, अपने जहाज में मैंने वापस जाना है, और वहां जाते के साथ ही किस नेशंस। और फिर आदिल भाई, जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, 2024 में इंडिया में इलेक्शन है, पिछले इलेक्शन के दौरान क्या हुआ? हमारी कोई तवज्जो है इन चीजों की जाने? मैं आता हूं अभी जरा इस इशू को मैंने लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करना है। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, जब मियां साहब बात कर रहे हैं कि 4 लोगों का एहतसाब होना चाहिए, ये 4 लोग जिम्मेदार हैं मुल्क की हालात के, डू यू अग्री विद हिम और नॉट, और पार्शियल और 50-50 और
व्हाट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने शुरू में जो इंट्रो दिया था, जैसे बात हो रही थी उस पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसमें होता क्या है, बाज़ दफ़ा जो सबसे ताकतवर होता है ना, उसको उठा के रिंग से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो बाद में उठ कर आता है और बाद में उन सब की फैंटी झाड़ता है। ये हमेशा होता है पाकिस्तान ये में? ज़्यादातर होता है। हर दिहाई में हुआ है पाकिस्तान? नहीं, मैं पॉलिटिकल वो रिंग के लिहाज से बात मैं भी कर रहा हूं, पॉलिटिकल रिंग कह रहा हूँ। अच्छा, अब आपने एक और बात की, आपने एक शेर पढ़ा, मुझे उसके ऊपर एक क्या कह सकते हैं, एक सेइंग सी याद आई है। वो कहते हैं, राइज एंड राइज अगेन अंटिल द लैम्ब बिकम्स द लायन। इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करते रहो और कभी हार ना मानो, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है और आप किसी वक्त पे भी कामयाब हो सकते हो। वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब रही बात है मकबूलियत या कबूलियत किसके साथ? क्या उनके साथ जिनके बारे में कहा जाता था कि ये नाम बड़ों ने दिया, ये उन बड़ों की बात हो रही है, या मकबूलियत या कबूलियत की बात कर रहे हैं हम आवाम की? ठीक है, अगर तो हम आवाम की कबूलियत की बात कर रहे हैं तो इस वक्त तो कबूलियत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और किसी की है नहीं। अगर मियाँ साहब कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, मैं बिल्कुल उनसे मानता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब किस बात पे होना चाहिए? मैं सबसे पहले सवाल करूँगा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने जब पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि ये मेरे ज़राए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस चीज़ पे हुए, गलत वो डिस्क्वालीफाई होंगे, अपने ज़राए आमदनी क्या है, कहाँ से? वैसे आपके ख्याल में वो सही डिस्क्वालीफाई हैं, गलत हुए? देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, मेरे लिहाज, आपके ख्याल मेरे लिहाज से उनको इस बात पे ही डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक और मुल्क में एक छोटी सी कंपनी का मुलाजिम है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? चाहे वो बेटे की क्यों ना वो जो हो, वो एक मुल्क में अकामा क्या होता है? अकामा बेसिकली दो चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दो नंबरी के लिए, और या फिर आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में डिस्क्वालीफाई इस बात पे कर देना, इस पे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, हाउ कैन ही बी डूइंग अ जॉब इन अनदर कंपनी? ठीक, आपने कभी किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को किसी और मुल्क के अंदर वर्क परमिट लेते देखा है? कभी देखा है? ये सिर्फ पाकिस्तान में है। जरा मुझे सर ये बताएं ना, ये मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया। हाँ। ये मुझे ये बताएं सर कि जिन 4 लोगों का वो नाम ले रहे हैं, उन 4 लोगों का मियाँ साहब को एहतसाब करना चाहिए या ये गलत डिमांड कर? देखिए, एहतसाब तो मियाँ साहब को उन सब लोगों का करना चाहिए जिनमें वो खुद भी शामिल है, जिसमें उन लोगों ने शुरू से किया है। ये कब से आए हुए हैं? देखिए, मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 3-3, 4-4 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ चुकी है पावर में। अगर हम लोग जाते हुए 2007 में वो एनआरओ देके चले गए नहीं, हम लोग इन्हीं से, अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस मुल्क के लिए कुछ कर गुजरेंगे, तो फिर तो वही वाली बात है, आइंस्टाइन वाली बात है कि आप एक ही गलत काम बार बार करो और उसका नतीजा बेहतर समझो। क्विकली गो अहेड, बिकॉज़ मैंने आमिर साहब को मैं बस बड़ा क्विकली एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मेरे कैडेट कॉलेज के सीनियर भी हैं और बड़े अदब एहतराम से कहीं यहीं पे ही थप्पड़ ना दे मारे। नहीं, डॉक्टर साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं। गुजारिश ये है कि यही तो आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। 50 लाख नौकरी का वादा आपने भी किया, 1 करोड़ घर देने का वादा आपने भी किया। असल मसला ये आदिल भाई कि हमारे 200 अरब लाने का वादा 200 अरब लाने का वादा आपने 1 करोड़ नौकरी थी, 1 करोड़ नौकरी थी, 50 लाख घर थे, और 1 करोड़ नौकरी में से आपने तकरीबन 18 लाख पर ईयर के लिहाज से आपने नौकरियां दी हैं। कितनी हर साल दी हैं? 60 लाख दे। आप देख लेना, आपने 4 साल कर लेना, 4 साल का निकाल के कर लेना। 18 लाख वो, और वो जो नौकरियां वो प्राइवेट सेक्टर को ने दी हैं। वो नौकरियां आपने क्रिएट करनी होती हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं निकालते। लेकिन सॉरी कैरी ऑन। अलमिया ये है कि हम अब इनको एक बहुत बड़ा विक्टिमहुड का नैरेटिव दे दिया गया। हमारी अगर ये सियासत को कंटिन्यू करने दिया जाए
लोगों को एहतसाब करने दिया जाए। अब देखिए इस मुल्क में क्या वजह है आखिर कि कोई वजीर आजम अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सका। सही बात। अगर उनको सिर्फ अपनी टर्म मुकम्मल करने दिया जाए, लोगों को एहतसाब करने दिया जाए, तो फिर लोग इन इश्यूज के ऊपर वोट देंगे और इन इश्यूज के ऊपर वोट अपना वापस भी लेंगे। लेकिन आज इनसे इस चीज के ऊपर सवाल ही नहीं है। सही। आज तो ये विक्टिमहुड लेकर लोगों के सामने मौजूद है, जिस तरह एक जमाने में मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, जिस तरह एक जमाने में पीपल्स पार्टी मौजूद थी। तो अब सियासत को अगर वापस आपने इश्यूज की तरफ लेके आना है तो फिर आप उसको इश्यूज की तरफ रहने भी दें, अपनी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करें। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूं। आमिर साहब, आपके ख्याल में जो कल मियां साहब ने बात की है, ही मीन्स बिजनेस, संजीदा है, या ये वैसा ही नारा है कि हम लोटो को नहीं लेंगे और बाद में राजा रियाज साहब को जो है वो बाकायदा सर्टिफाइड अवार्ड के साथ टिकट जो है वो हवाले किया गया, या वाकई इस दफ़ा संजीदा है कि नहीं एहतसाब करेंगे हम? मैं डॉक्टर साहब और मुस्तफ़ा भाई की गुफ्तगू से महसूस हो रहा है, बहुत मज़ा ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी गुफ्तगू मैं स्टार्ट में सुन नहीं सका। आप हमारे साथ यही करते हैं ना। मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं असल में अपने लाइव शो से इधर सीधा आया। अच्छा। तो थोड़ी सी तमहीद बांधूंगा। 97 में नवाज शरीफ ने पहला जलसा गवादर में किया और दूसरा गाजी बरोता पे, और एक मैसेज दिया कि मैं डेवलपमेंट करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, मुस्तफ़ा साहब के मरहूम वालिद नवाज खोकर को सबसे पहले पकड़ के अंदर कर दिया, क्योंकि एहतसाब शुरू हो गया था। आप एक मैसेज लाए और आप चले गए दूसरी तरफ, फिर IPPs के पीछे चले गए, क्योंकि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त किए थे और वो बहुत महंगे मुआहदे, आज भी हम सब वो हो रहे हैं, चले गए। मुशर्रफ साहब आ गए, उस एहतसाब के नतीजे में सियासी जमातें बाकी उनके खिलाफ हो गई और सारी मुशर्रफ साहब के साथ खड़ी थी। क्लियर। फिर आप एक नया हाइब्रिड सिस्टम आता है 2002 में, वो चलता है। आज आप आ जाएँ, PTI को आपने किया, पीपल्स पार्टी आई, उनको इफ्तिखार चौधरी, मैं उनकी करप्शन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर वो कुछ करना भी चाह रहे थे तो उनको इफ्तिखार चौधरी साहब लड़ गए। कल चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये जज का इख्तियार का मसला नहीं है, ये सिर्फ एक जज का एक गलत फैसला $6.5 बिलियन कॉस्ट पे करती है कौन? LNG के ऊपर भी स्टे दिया, स्टील मिल पे दिया, वो शौकत अजीज का। मतलब हमारी अदलिया ने, हमारी फौज ने जब सवाबदीदी इख्तियार पे जब मिलके खिलवाड़ किया ना, हमने क्या किया, 2013 में पीपल्स पार्टी आ गई, ये हो गया, सारा काम निकल गए। आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करती रही पीपल्स पार्टी, और नून लीग आ गई। नून लीग जब आती है ना, यहाँ बिजली है और यहाँ दहशतगर्दी अपनी अफरियत के साथ फुल टाइम उरूज पे अपनी। पीपल्स पार्टी सवात से निकाल के गई थी, ठीक है, और जनरल क्यानी मौजूद थे, और वो आते हैं और पहला साल सिपाही का मनाते हैं कि जनरल मुशर्रफ फ़ौज को वहाँ पहुँचा गए थे जहाँ यूनिफॉर्म में फ़ौज नहीं आ रही थी। आप एक अच्छे पे चलते, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक मिसाक जमहूरियत भी किया मुशर्रफ साहब के दौर में कि हम एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता लगा कि ये सियासी जमातें मैच्योर होने लगी हैं, तो उन्होंने एक लाडला ढूंढा। उसने उन सब की माँ बहन करने वाली बात कर दी ना, गाली, कोई बंदा किसी की इज्जत रहने नहीं दी हर जगह पे, और वही पूरी नस्ल तैयार हो गई जो आज बयानिया है। आपने मुल्क चलवाना था, आपको काम करना था, आपने 2014 में धरना डलवाया, ऑडियो सुनवाई उस वक्त की चीफ को, जनरल राहिल शरीफ को, नवाज शरीफ ने कि आपका DGI क्या कर रहा है, और वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। फिर पीछे हटते हैं जब वो कामयाब नहीं हुआ 2014, मतलब मुल्क के साथ तो खिलवाड़ शुरू हो गया। आपने 16 में पनामा निकाला, और वो क्या कहते हैं इंडिया का कि जी आपका प्राइम मिनिस्टर 17 में अदालत से नाअहल होगा, हो गया 1 साल बाद। आप नहीं पीछे हटे अपने तजर्बे से, आप आगे 17 में 18 में लाडले के साथ फौज, अदलिया और हुकूमत मिल के चली, यार उसको भी डिलीवर करा लेते, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहाँ महमूद आ गया, वहाँ बुजदार आ गया, सबसे पहले भाग गए खिलाड़ी जो एक कप्तान की बनाई गई थी बॉडी। सर मगर अब ये मैं पता क्यों बता रहा हूं ना, वो कह रहे हैं 16 महीने में जब अच्छी बहस ये भी कर लेते। मुझे आप बताएं कि सियासी जमातें बनती किस लिए हैं? अब एंड पे आ जाएं, वो बनती हैं इक़्तिदार में आने के लिए। वो नीम मजहबी सियासी जमातें हो, JUI हो, जमात इस्लामी हो, वो जो कुछ भी हो, कैरेक्टर पे मियां साहब करेंगे। 1 मिनट, जब मियां साहब आए, जनरल राहिल शरीफ साहब ने क्या किया, 29 नवंबर को उन्होंने टेक ओवर की आर्मी, और 2 या 4 जनवरी को राहिल शरीफ को साहब ने जनरल मुशर्रफ को उठाया और AFIC ले गए, और उसके बाद वो कहीं नजर आए, बचा लिया ना, और उनको रगड़ दिया बदले में। एक्सटेंशन मांगते रहे राहिल शरीफ साहब, और बयानिया बनाया कि मैंने नहीं लेनी, ये हम सब करते रहे ना, सारे लोगों से कहलवाया गया। फिर एक आया, आपने 6 महीने नहीं करना, साल नहीं करना, आप सियासी जमातों को पनपने दें,
इनको चलने दें, ये अच्छे हैं या बुरे हैं। बंद ये है कि लोगों को फैसला करने दें। ठीक है। आज आप फैसिलिटेशन काउंसिल बना के बैठे हैं, मैं जनाब आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ ने बनाई, इसमें चल रही है। आप इसको तभी फ्रूटफुल करेंगे कि आप इलेक्शन पे चले जाएं। जो लोग आपको अब तैयार कर रहे हैं कि जनाब आप ही मसीहा हैं, वो आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। आपके ख्याल में इलेक्शन डिले हो रहा है? नहीं, बातें करते हैं, कहलवाई जा रही हैं हर दौर में, डिजाइन 2-2, 3-3, 4-4 अभी भी इलेक्शन में फाइनलिटी अटेन नहीं की। मेरे हिसाब में तो हो रहे हैं, लेकिन जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके मुंह पे चीकू लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये सिस्टम दिया गया कि साथ साथ ये बात करो। ये बात क्लियर करें, इलेक्शन जैसे भी हों आपको फौरन कराने होंगे। आपकी पल्ले कुछ नहीं है, यहां कोई आने के लिए तैयार नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी सारी की सारी बिल्कुल तैयार है। नहीं सर, मुझे नहीं आ रही, मैं आपका पॉइंट इस वजह से नहीं आ रही। आपको नए सिरे से सबको लोगों को बिठाना होगा। आपका एक चीफ जस्टिस मेरे हिसाब किताब से अच्छा आ गया है, उसने आज भी जो 3 दिन के अगले बेंच बनाए हैं 225 केस उसमें लगा दिए हैं। यहाँ तो चीफ जस्टिस खोसा साहब थे, वो जब नंबर 2 जज थे वो कहते थे 7 से ज़्यादा नहीं लगाने, और जब चीफ जस्टिस हुए तो कहने लगे 4 से पहले नहीं ज़्यादा नहीं लगाने, और डांट देते थे स्टाफ को। यहाँ 18 लाख 20 लाख तनख्वाहें ली हैं, जब केस नहीं सुनने। कल भी अच्छी बात चीफ है, जस्टिस ने कहा कि जब अभी हम ये केस सुन रहे हैं उस वक्त भी 150 केस, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे जरदारी साहब हों, कोई हो, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, फैसले होते हुए नजर आने चाहिए, और मुल्क तभी चलेगा जब आप इंसाफ भी कायम करें। ओके, मुझे अब एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो आके एहतसाब करेंगे नहीं। आप कह रहे हैं मिल के बैठ के चलने की जरूरत है, लेकिन एहतसाब वाली बात आप ब्रेक के बाद आ जाए। देखिए काफी देर मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आपने ये बात नहीं की। हर बात की मैंने आपको पिछले एहतसाब की भी बताई, चले वो बात सारे वाली जिसका जिक्र ना था, राहिल शरीफ वाली बात बताई कि आपने एक साबिक आर्मी चीफ को, लेकिन आज एक सिटिंग DGI ने कहा कि फौज ने फैसला किया है कि हम पीछे हट रहे हैं। तो जब हट रहे हैं पीछे तो फिर रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक। ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, बिकॉज आपने अपना टाइम पहले पीछे ले लिया। मुझे बताएं, अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं या साथ बैठ के चलना चाहते हैं, या मियां साहब वार्न कर रहे हैं कि भाई हमारे पे ना आना, नहीं तो हम भी सारा हिसाब किताब लिख के बैठे रहे। किसने क्या हम अभी ब्रेक में जब बात कर रहे थे, मुस्तफा भाई ने जो बात कही 1935 के एक्ट की, कि वहाँ जिन्होंने बनाया वहाँ पे जजेस इम्पीच होते हैं पार्लियामेंट के जरिए। आपको मेरे से जो चीफ जस्टिस ने बात कही उससे बाहर निकलना होगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो जरदारी हो, वो बिलावल हो, कोई हो। आप अकाउंटेबिलिटी करें, आपने इस मुल्क को ठीक करना है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आप मिसाक में कह चुके। आपको कोई सिस्टम लाना होगा कि मैं नहीं करूंगा, एक सिस्टम करेगा कि जिसने गलती की है उन सबको पकड़ लें, जिसमें सियासतदान भी हों, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हों, सिविल, मिलिट्री, अदलिया सब हों, फिर आप ये बात ठीक होगी। लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं कर सकते कि मैंने 4 को पकड़ना है, मैंने 10 को सिस्टम के तहत किसी को पकड़ना है, सिस्टम में लाएं, में सब उसमें 100 आ जाए, इंडिविजुअल नहीं हो उसमें 100 आ जाए, उसमें 50 आए, कोई इंडिविजुअल हो, कोई इदारे के बुनियाद पे हुआ है। इसी तरह देखिए सर, इसमें बुनियादी सवाल ये भी उठता है कि पार्लियामान भी अगर अपना तकद्दुस चाहती है तो हमारे वज़राए आज़म को पार्लियामान जाना भी चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म साल 1.5 साल पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखते, एग्जीक्यूटिव के जरिए मामलात चलाते हैं, और जैसे ही फंसते हैं तो फिर लंबी लंबी तकरीरें पार्लियामान के अंदर शुरू कर देते हैं। जो बंदा इस मुल्क में या जो इदारा चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए, उसके इख्तियार को माना जाए, उसको उस इदारे को खुद भी इज्जत देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक्सटेंशंस तो ले लें लेकिन दूसरे की बारी में जो है वो आपको कैरेक्टर भी एग्जाम्पलरी होना चाहिए। आदिल भाई जी, मैं ये इस पे आप कमेंट से पहले जरा मेरा सवाल भी ये ले लें। हमने माजी में देखा एक ट्राइका होता था, 58(2)B के बाद वो ट्राइका टूट गया, लेकिन वो पावर्स फिर जुडिशरी के पास, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और जुडिशरी पे चला गया सारा मामला। मुझे ये बताएं कि अब PMLN ताज़ा हवा का झोंका कह रही है, PTI विक्टिम बनी हुई है, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। ये जो अब इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, आपके ख्याल में जो नए चीफ जस्टिस हैं, आपका तबसरा इसके ऊपर, वो क्या इन चीज़ों को जहन में रखेंगे, या फिर वाकई वो इस एक साल के अंदर जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हज़ारों केसेस हैं, हमें तनख्वाह इस बात की मिलती है, उनका फोकस आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? आदिल भाई, इब्तदा उन्होंने बहुत अच्छी की। सुप्रीम कोर्ट की वो प्रोसीडिंग्स जो शायद इस मुल्क के अवाम ने कभी देखी ना थी, वो उनके सामने लाकर रख दी।
फुल कोर्ट बिठाई, जो बड़े अरसे से जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो मुतालबा यही किया जा रहा था कि जनाब फुल कोर्ट बिठाएं, और ये जितने सियासी मामलात में उलझाव आ गया है, जितना माशरा पोलराइज हो गया, एक फुल कोर्ट बैठ के फैसला दे। यानी सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक तरफ ऑनरेबल जजेस ये तो चाहते हैं कि पार्लियामान लेजिस्लेट ना करे उनके कवानीन, लेकिन दूसरी तरफ ना फुल कोर्ट बुलाएं ना खुद मसला हल करें, तो फिर ये मसला हल कैसे हो? और फिर जो अच्छी बात मुझे लगी कि उसके अंदर उन्होंने 2-3 अहम चीजें कही। एक, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन की गलतियों का एतराफ़ किया, उन्होंने भुट्टो के केस की एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ। डिक्टेटर्स को जो हमने आइन के अंदर या उनको जो मोहर लगा कर दी कि आप हुकूमत करें, आइन की कोई हैसियत नहीं, उन्होंने उसको तस्लीम किया कि ये हमारी गलती थी। और फिर उन्होंने एक साबका चीफ जस्टिस ने जो रिकोडिक वाले मामले के अंदर जो फैसला दिया, उसकी वो गलती भी तस्लीम की कि जिसके नतीजे में अरबों डॉलर पाकिस्तान को जुर्माने में अदा करने पड़े। तो उन्होंने तमाम चीज़ों को एड्रेस किया। ये मैं समझता हूं कि एक अच्छी बिगिनिंग है। ठीक है। और अगर वो आगे चलकर जिन चीज़ों की वजह से हमारे माशरे में इस वक्त बहुत बड़ा उलझाव है, अगर इसी तरह फुल कोर्ट बैठकर इलेक्शंस के मामले को सॉल्व करे, जो हमारे यहाँ तकसीम है, इतनी पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, और जिस तरह अभी जिक्र किया आमिर भाई ने SIFC का, कि किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती जब तक उस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ख़त्म ना हो। ये एक बुनियाद है। और हमारे रवैये ऐसे हैं कि हम देर नहीं लगाते कि हम एक नए से नया बखेड़ा खड़ा कर देते। हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत हम इकट्ठे, और बड़ी कीमत देकर हम इकट्ठे हुए बिस्तान मशरकी पाकिस्तान के बाद। मैं ब्रेक में आपके साथ जिक्र कर रहा था कि इंडिया के अंदर आइन में पार्लियामान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो वहां के किसी भी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसको इम्पीच कर सकती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ। यहां पर वो नहीं रखा गया, इसलिए आइन में नहीं रखा गया। अगर आप पुराने डिबेट्स उठाकर देखें कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो आइडिया था उसको हम इंश्योर करना चाहते थे, एक गुडविल थी सियासतदानों की जानिब से, पार्लियामान की जानिब से, जो आइन बना रहे थे उनकी जानिब से। लेकिन हमने फिर देखा क्या? हमने देखा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक मिथ बन गई, और जुडिशरी बतौर एक टूल इस्तेमाल होती आई, जिसमें वजीर आज़मों को, इलेक्टेड लीडर्स को उसने न सिर्फ फांसी पे चढ़ाया, लोगों को जेलों में भेजा, उनके साथ इंसाफ न किया, और हमारे पूरे माशरे में इतना तनाव पैदा कर दिया कि उसमें वो बुनियादी वो काम, चले सियासतदानों और सब चीज़ों को आप एक साइड पे रख दें, अवाम को भी इंसाफ देने में नाकाम हो गए। मैं वकील हूं, मैं रोज़मर्रा के वाक़यात देखता हूँ, पेंडेंसी ऑफ ट्रायल्स आप देखें, इंसाफ का म्यार देखें, उसके ऊपर बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। 24 करोड़ लोग इस मुल्क के, 25 करोड़ लोग हमारी आबादी पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान के अंदर एक होपलेसनेस है। अगर हमने वो होपलेसनेस खत्म करनी है, तो मैं बतौर पाकिस्तानी ये समझता हूं कि जो मेरे सिपह सलार हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो अपने आप को सियासत से दूर रखें, वो वही काम करें जो आइन ने उन्हें दिया है, और बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं उनके सामने। चीफ जस्टिस इंसाफ करें, सियासतदान सियासत करें, ना कि हर वक्त इक्तदार हासिल करने के लिए साजिशों में मसरूफ रहें। अगर हम सिर्फ अपना काम करना शुरू कर दें, नेक नीति से अपना काम, और लोगों को एहतसाब करने दें, जो देखें, हमें कोई व्हील री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोस में एक मुल्क मौजूद है जिसके साथ हमने मिलकर इकट्ठे एक सफर शुरू किया था। आज वो कहां पहुंच गए और हम कहां पर हैं। ठीक। तो हमें अपने आप को, और अब मीठी मीठी बातें नहीं करनी, तल्ख बातें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से, ये जो हम गुफ्तगू करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, जुडिशरी को भी बनाते हैं, मैं अपनी क्लास को भी तनकीद का निशाना बनाता हूं, इसलिए कि यार के 75 साल हो गए हैं और ये मुल्क कहीं नहीं पहुंच रहा। इस वक्त हमारा 20 से 25 हजार नौजवान गार्डियन के मुताबिक, BBC के मुताबिक, लिबिया में पड़ा हुआ है, सिर्फ इस आस में कि वो समुंदर पार करके खतरनाक सफर मोल लेके तो वो यूरोप पहुंच जाए। हमारे ये हालात है। आज भी अमेरिकन वीजास के लिए वो कहते हैं कि 1-1 साल की डेट्स तो काफी टाइम से लंबी चल रही है, लेकिन इतनी एप्लीकेशन, और ये हमारी अशराफिया की नाअहली है कि आज लोग ये फैसला करने पे मजबूर हैं कि हम अपने बिजली का बिल दें, या बच्चों की स्कूल की फीसें दें, या किचन का खर्चा चलाएं। हालात हम इस नहज पे पहुंचे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, तो हमें ही हल निकालना। आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, अकाउंटेबिलिटी तो खैर नहीं हुई, उल्टा मुल्क का और अकाउंटेबिलिटी का दोनों का कबाड़ा हो गया ना। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे फिर कोर्ट्स के रिमार्क्स आते रहे कि जी ये को नैब साहब ने कोई एहतसाब नहीं किया, ये तो विक्टिमाइज करता रहा है, 90 दिन तक बगैर जो है वो उसके आपने लोगों को जेल में रखा नैब ने। मुझे ये बताएं कि आज आप भी विक्टिम हैं, अब आप अपने आप को ज़ाहिर है ऑब्वियसली कहते हैं कि हमारे साथ भी हो रहा है, ये जंग जो है वो कुर्सी से कैसे बाहर निकले? मतलब एक कोई कॉन्ट्रैक्ट
सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या दोबारा करें, बैठें, गलतियां सबसे हुई हैं, आगे कैसे चलें? बिकॉज पिछले चीफ जस्टिस से तो आप लोगों को बहुत तवक्कुआत थी, आई एम श्योर अभी भी होंगी, लेकिन पिछले से तो फिर कुछ पूरी हो जाती थी। अब आप लोगों को अभी भी उतनी तवक्कुआतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन बताएं आगे कैसे चलें? अगर आप सिर्फ ये कहेंगे सब चोर हैं, हम ठीक हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? देखिए, मेरे लिहाज से अगर आपने, मैं स्टार्ट करता हूँ उससे क्या तवक्कुआत थे हमारी एक चीफ जस्टिस से या हमारी किसी भी जज से ये तवक्को होती है कि वो सही फैसला करेगा, मेरिट पे करेगा। हमारी जब हुकूमत गई थी रात के दरमियान में, हमें वो फ़ैसला मंजूर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ें नहीं की कि सड़कों पे आ गए, या हमने अगले दिन आके सुबह आके वो गाड़ियों में बैठ के तो चीफ जस्टिस के सामने आके वो नारेबाजी कर रहे हैं। हमने इस किस्म की कोई बात नहीं की, हम लोग वहाँ से उठकर चले गए, ठीक है। तो वी डिड नॉट एग्री विद द डिसीजन, लेकिन हम लोगों ने उसका एहतराम ज़रूर किया। हमें इन चीफ जस्टिस साहब हो या कोई भी चीफ जस्टिस या कोई भी जज हो, हमें उससे ये है कि वो फैसला करे, वो किसी के कहने पे मतलब टूल ना बने, लेकिन वो सही मानों में फैसला करे और फैसला नज़र आ रहा हो कि ये मेरिट पे हो रहा है। ये नहीं हो कि अब आप अगले बंदे को उसको जो राइट है उसका कि वो अपने गवाह पेश करे, आप उसको गवाह भी ना पेश करने दे और 5 दिन के अंदर अंदर कर ले और बाकी सारी जगह तो चीज़ें नज़र आए कि हो रहा है। अब बात है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ, जैसे हम सब ने सही कहा है कि हर एक ने गलती की है, ठीक है। हमें सबसे पहले अगर चलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलना है, वो सिरात मुस्तकीम है इस मुल्क का। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं करनी, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामान भी है और अदलिया भी है, ठीक है। पार्लियामान बाज़ दफ़ा उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद भी हुकूमत में आना होता है, तो वो आ जाता है। और यहाँ पे चूँकि अदलिया ने हुकूमत में नहीं आना होता है, यहाँ उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें इंटरप्रिटेशन करनी है उस आइन की। तो जहाँ जहाँ कोई ऐसा एक्ट आ रहा है, एक्ट गलत नहीं होगा। अच्छा, मैं वैसे गुजारिश गलत नहीं होगा, लेकिन उसका तरीका फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही की बुक को ही बेस बनाना है। लेकिन अगर हम रीसेंट पास्ट की बात भी करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हर बंदे ने मोम की नाक बना के अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। सो हमने ये भी तय करना है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे सब पे अप्लाई होना चाहिए। हर एक के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि किसी एक के लिए, हर एक पे होना चाहिए। अब बात आ जाती है हमें करना क्या चाहिए। इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो एक दूसरे को जितना मर्जी बुरा समझते हैं, और जैसे आमिर साहब ने कहा था कि बहुत गालियाँ हुई थी, तो वो 80 की और 90 की दिहाई में गालियाँ क्या नहीं होती थी। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली मॉरल्स, हम पाकिस्तान में मॉरल वैल्यूज़ बहुत गिर गए। तो हमें करना क्या चाहिए? हर पॉलिटिशियन, हर लीडर को खड़े होके आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी गलतियों का बशमूल इमरान खान साहब, एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं है, हर एक को गलतियां हर एक ने की हैं, गलत डिसीजन हर एक ने लिए, ठीक है। वो कह के हम लोगों की ये गलतियां हुई हैं, उसके बाद ये लोग एक दूसरे के खिलाफ टूल ना बने, लेकिन एक दूसरे को करने के नहीं, देखिए आज भी नहीं हो ये चीज नहीं होनी चाहिए। परसों जुदा हुए एक दूसरे से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, और वो कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड हम मांग ही नून लीग से रहे। सुन ले, मैं बात बता रहा हूँ ना, जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है ना। हमने इस गलत चीज़ को रोकने के लिए हमने अपनी गलतियां माननी है, और हमने जो नॉन पॉलिटिकल पावर्स हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, या कुछ भी चीज़ है, एवरीबडी शुड स्टे विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। दे शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट थिंग। इससे क्या होगा, अब आप देख लें, बांग्लादेश हमसे बाद में स्टार्ट हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में चूंकि वो सारे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर रहते हैं, देखिए कितने आगे निकल गए हमसे। सो आपने ये चीज करनी है। बहुत सारे रीजंस हैं इसमें, ठीक कह रहे हैं आप। मियां साहब को अब आके क्या करना है? देखिए, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है। पीपल्स पार्टी की शिकायत अपनी जगह, वो एमक्यूएम उनसे मांग रही है, सब एक दूसरे से मांगते हैं, चलता है इलेक्शन से पहले तो स्पेशली चलता है। लेकिन अब जो भी कोई पावर में आ जाता है, सो उनके पास एक गोल्डन चांस होगा कि पुरानी तलखियां भुला के आगे बढ़ें। आपको लगता है कि मुल्क में ऐसा माहौल मौजूद है? क्योंकि कोई भी इरिटेंट रहा, वो पावर प्लेयर्स तो बन जाते हैं। मियां साहब भी बीबी के वर्सेस क्रिएट किए गए, फिर उसके बाद वो लीडर बन गए। जाहिर है उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, कि रेजिस्ट किया इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी और कई मौक़ों।
अब खान साहब आकर खड़े हो गए, उन्होंने भी कहा भाई मैं भी जो है वो रियल प्लेयर तो मैं हूँ, ये तो सारे क्या आपको लगता है कि ये सारे ये रियलाइज करेंगे कि हम सबसे गलतियां हुई हैं और आगे बढ़ने का हमारे पास कोई रास्ता है? देखें, लीडर वही बना जिसने रेजिस्ट किया। अब हमारे पास, मैं फिर वो मिसाल दूंगा क्योंकि बात काजी फायज ईसा की हो रही है, कि अभी उनको हमने चेक करना है उसी आईनी और कानूनी रास्ते पे कि वो पार्टीबाजी पे जाएंगे, ग्रुपिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसे शख्स पे तनकीद की जो उनके ओथ पे मौजूद था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, एक ऐसा शख्स जिसने उन्हें बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। तो ऐसे बंदे से तवक्को हो सकती है कि वो रास्ता बना सकता है, वो फुल कोर्ट के जरिए ये चीज़ें सेट करे, और जब एतमाद बने तमाम सियासी पार्टियों का तो सबको बुला लें। बियॉन्ड द मीन्स होगा, सब कुछ होगा कि रास्ता नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस बुलाएं सबको। आप फौज के पास क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं निगरान वजीर आजम, ठीक है, जो 9 मई पे उसको तनकीद कर चुका हो रियासत पे हमले पे, उसके साथ इमरान खान को 5 अगस्त नहीं 4 अगस्त की रात को याद आया कि पीडीएम 20 मुल्क में है और उनसे बात करनी चाहिए, और साथ एस्टेब्लिशमेंट का तड़का भी लगाया कि बात करना चाहिए। ठीक बात, मतलब वक्त आया तो बात करने पे आए, वरना उनको सब समझा रहे थे कि जब आपकी गवर्नमेंट चली गई है तो आप सबसे पहले इनके साथ बैठ जाए और एक रास्ता इलेक्शन का बनाइए। नहीं बनाया ना। अब भी मैं तवक्को करूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये पहले फैसले कर लें, चाहे ये 17 जज पूरे करें, अगले 1 महीने 1.5 महीने में ये निकाल लें और फिर लोगों को बिठाएं कि जनाब आपने फैसला करना है ना इलेक्शन का, आपने रूल ऑफ लॉ का करना है, आपको सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है कि जनाब हाँ मुझसे नहीं, इससे नहीं, आइन और कानून से रास्ता मांगो। फिर हम कोई रास्ता निकाल भी लेंगे और हम जवाब भी बना लेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, वो फिर तमाम सियासी लीडरशिप हो। आपको फिर ABCD के ऊपर कांटे जो लगे हुए हैं, आज हैं या कल हैं, वो अपने कानून के दायरे में केस भुगते। वो नवाज शरीफ को भी आके भुगतना है, वो बिलावल जरदारी, मतलब ये जो नैब के ऊपर सब लोगों की एक खुशी सी हुई है ना, कुछ लोग खुश फहमी ना, क्योंकि ये सवाल कुछ नहीं होना। पीपल्स पार्टी और नून भुगत चुकी है 2.5 साल को। आप मुझे बताएं, जब ये जिनके ऊपर था ना कि अगर मैंने 56,000 केसेस तो नहीं देखने, लेकिन मुझे आइन उसको नैब को देखना है, उन्होंने नहीं देखा कि आपने जमानत का कंसेप्ट बरकरार रखा, चाहे वो चैलेंज हुआ या नहीं हुआ, चाहे आपने 90 दिन का रिमांड बरकरार रखा। जिस पार्टी को उन्होंने फैसला फ़ायदा देना था, बेशक मेरे साथ बैठे हुए हैं, उसको वहाँ फ़ायदा दिया कि जिनके ऊपर ये एक्शन हो सकता है आने वाले दिनों में। बाकी तो जमानतों पे है ना इस वक्त, आला अदलिया से केसेस चाहे बहाल हो गए, कोई जेल से नहीं निकल के आया। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा डिस्कस करेंगे कि कनाडा वाला मामला है, वहाँ पर भारत जो है वो इस वक्त मुकम्मल सिफारती सतह पर घेरे में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान उस पर अपने कार्ड्स कैसे प्ले कर सकता है? तो जिस पे वेलकम बैक। ये सिख रहनुमा के कनाडा में जो कत्ल का मामला है, भारत का रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर बात कर दी, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है उन्होंने। मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले हम ये देखते थे कि ये इसराइल का स्टाइल होता था कि वो जो उन्हें मतलूब लोग होते थे तो वो कहीं भी उनको हंट कर लेते थे। भारत के इस स्टाइल को भी दुनिया कबूल कर लेगी? $600 बिलियन इकोनॉमी और राइजिंग शाइनिंग इंडिया, या आपके ख्याल में इंडिया को रिएक्शन डिफरेंट मिलेगा? देखें, ये हम पे मुनहसर है कि हम इस चीज़ को, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे हाथ भी आ गई है। जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो बात की, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि G20 का जब इजलास हो रहा था, मैंने उस इजलास के अंदर ये भारतीय वजीर आजम के साथ ये मामला उठाया, तो G20 का तो ड्रॉप सीन हो गया। हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम इस बात को कितना इंटरनेशनली उसको उछालते हैं कि क्या एक ऐसा मुल्क जिसकी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जिसका हम कब से तज़किरा करते आ रहे हैं, आप हमारी बात पर कान नहीं धरते, आप वहाँ पर लोगों को हक राय दही नहीं देते, आप वहाँ पर इंडिया को मजबूर नहीं करते कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बंद करें, और फिर उसके बाद आज इस चीज़ का सामने आ जाना, ये पाकिस्तान के लिए अब अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि हम, क्योंकि हमारे मामलात इतने ठीक नहीं है, हम पूरी दुनिया में वो वजन नहीं रखते, लेकिन
हमें फिर भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये एक लेकिन मुस्तफा भाई देखें, एक अगर इंडिया यानी रॉ, हम नहीं कह रहे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, अगर वो रॉ पे ये इल्जाम लगा रहा है कि कनाडा में वो मर्डर कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों नहीं करते होंगे? कहां नहीं करते होंगे? इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को हमारे जाके वहां पर ये बात करनी चाहिए, इस केस को यूएन में उठाना। ऑफ कोर्स UNGA में उन्हें ये बात अपनी तकरीर का मेजर हिस्सा उन्हें बनानी चाहिए। सर योर टेक ऑन। सर मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, काकड़ साहब गए हुए हैं, वो वहाँ कहते क्या हैं, क्योंकि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वो इस बात को उठाकर और बाकी ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हो रही हैं और जिस लिहाज से इंडिया ने फॉल्स फ्लैग और ये सारी चीज़ें की हैं, तो वो इसको लेकर कितना उठाते हैं, कितने स्ट्रांगली इस केस को उठा के चलते हैं। अगर वो इसको उठा के नहीं चलते तो फिर मेरे लिहाज से मुझे समझ नहीं आती कि फिर वो, क्योंकि देखिए हमारा तो ये केस बहुत स्ट्रांग इस एतबार से हो गया कि अगर वो कनाडा में रहकर असैसिनेशन करवा सकते हैं तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में कराना तो टू बी ऑनेस्ट कनाडा ने इस चीज को क्या कर रहा था? देखिए कनाडा ने इसको इल्जाम नहीं, कनाडा ने कहा है कि उनके पास प्रूफ है। सर उनका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर बात करेगा तो इससे भी शायद आगे की चीज हो भी तो प्रूफ है। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन ने भी कह दिया कि हमें भी बड़ी तशवीश है इस बात पे। देखें किस तरह बात करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर? आज वाकया पब्लिक हो गया ना, अब से ठीक 72 घंटे के बाद हमारे वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर जनरल असम्बली में इत्तफाक से आ रही है। वरना देखें ना, P5 में से 4 आ ही नहीं रहे वहाँ पे, मोदी भी नहीं जा रहा वहाँ, और हमारा वज़ीर आज़म चला गया। तगलें तकरीर शकरीर का शौक़ है, लेकिन इस शौक़ को अब उनको पूरा करना चाहिए इस लिहाज से कि टिका के केस उठाएँ। कलभूषण से लेके कि पूरी दुनिया खामोश रही मकबूदा कश्मीर में सिवाय आलमी प्रेस के, लेकिन लोग मुल्क खामोश रहे जो कुछ मोदी वहाँ कर रहा है। ये वाहिद मौका आ गया है कि आप, हमारी डिप्लोमेसी का भी इम्तिहान है, हमारे सब लोगों का है कि इसको अच्छे अंदाज से लें। उनकी तकरीर इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो बात कर सकते हैं, बात करनी आती है उनकी, लेकिन अब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में रहते हुए आपको इंडिया को रगड़ना होगा कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान तो इसका सबसे बड़ा। आमिर इलियास राना साहब, डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आपकी शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा। ये बात यहाँ मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास ये कुलभूषण के बाद दूसरा बड़ा मामला है जिसको वो अच्छे तरीके से इंटरनेशनलाइज कर सकता है और इसको टेकअप करके भारत का ये चेहरा दिखा सकता है कि भारत रीजन में भी जो है वो इस किस्म की चीज़ें करता रहता है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।